तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जेईई मेंस मॉड्यूल 71 दिशा पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करा स्मॉल बार मैग्नेट इज मूव थ्रू ये 2020 का अप्रैल 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, 4 सितंबर का क्वेश्चन है। A small bar magnet is moved through a coil at a constant speed from one end to other. Which of the following series of observation will be seen on the galvanometer G attached across the coil? तो देखो इस तरीके से coil बना लो। सुनो, ये coil है ठीक है, और यहाँ पे galvanometer लगा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट इधर जा रहा होगा तो उसमें 3 केस की बात की है। एक बार कहा है कि ये मैग्नेट यहाँ पे है, एक बार कहा है कि मैग्नेट बीच में है, और एक बार कहा है मैग्नेट यहाँ पे है। तो मुझे बताओ, जब मैग्नेट यहाँ होगा तो इससे फ्लक्स बढ़ रहा होगा ना, तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर ये ईएमएफ का रोल प्ले करेगा, ईएमएफ का रोल प्ले करेगा तो इसमें क्या आएगा, बार मैग्नेट थ्रू अ कॉइल ऑफ कांस्टेंट स्पीड, कॉइल ठीक है, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा ना, तो ये ईएमएफ का रोल प्ले करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो शुरू में करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जब ये मैग्नेट एग्जैक्टली बीच में चला जाएगा तो उस स्टेट पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ 0, देन करंट विल बी 0। और जब वो यहाँ से निकल रहा होगा तो फ्लक्स घटेगा, तभी भी बैटरी बनेगी, तभी भी करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जो ऑप्शंस बना हुआ है, जो पहला ऑप्शन है वो इसके लिए है, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, ठीक है। तो पहले में करंट, ये ऑप्शन में करंट 0 दिखा है, ये ऑप्शन में करंट 0 दिखा है, वो तो हो नहीं सकता। ये पहला ऑप्शन क्या करना चाहिए, करंट किस ऑप्शन में है, बी और डी में है। अब बी वाला ऑप्शन देखो ऐसे दिखा रहा है, इस तरीके से बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है, बी ऑप्शन, और जो डी ऑप्शन है वो इस तरीके से दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। तो मुझे बता सकते हो which one is the most liquid answer? B वाला, B आंसर इज B। समझ गया ना क्या कह रहा है? तो करंट शो करेगा ना, यहाँ पे करंट 0 और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, करंट डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उस हिसाब से इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी पोलैरिटी, तो करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। गॉट इट? इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, ये 2020 का क्वेश्चन है 7Z। इसमें क्या है, कंसीडर द सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट I फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन द सर्कुलर कॉइल एंड इंक्लूडिंग द सर्कुलर कॉइल एरिया इज गिवन बाय φ1। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल एरिया इज φ0, which of following is correct? अभी तक क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो भी समझने की कोशिश करो। करेक्ट, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट I फॉर्मिंग मैग्नेटिक डायपोल। सर्कुलर वायर है, इसमें करंट I होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन द सर्कुलर कॉइल, ये प्लेन है, ठीक है, इसी से है, एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कॉइल एरिया इज φi। इसको छोड़ दो, इधर का फ्लक्स φi है, समझ रहे हो। और फिर क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल इज φ0, ये φ0 है, तो ये ज्यादा हो कि ये ज्यादा हो, ये कह रहा है ना, कंपेयर करा दो, ये ज्यादा हो कि ज्यादा, φ0 क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल एरिया इज φ0, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पता है, इस तरीके से। तो यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वही तो ऐसे घूम के इसमें जाएंगी, वही तो इसमें घूम के जाएगी ना, ठीक है, घूम के जाएंगी। तो इसमें अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, इनमें फील्ड लाइन क्या जाएंगी, अंदर जाएंगी, और फ्लक्स फील्ड लाइन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल होता है, सही है। तो अगर इसमें n फील्ड लाइन है, इधर भी तो n फील्ड लाइन होगी बाकी के रीजन में, क्योंकि यही तो घूम के आ रही है। इसका मतलब यहाँ का फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, यहाँ का फ्लक्स निगेटिव होगा, क्योंकि अंदर जा रही है, तो रिलेशन हो जाएगा φ0 -φ। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
2019 का 9th अप्रैल का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि टू कॉइल P एंड Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दो कॉइल है P और Q, when the current 3A flow through the coil P, इससे 3 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इतना पासिंग थ्रू Q, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है दिस इज 10⁻³ No current is passed through the Q. When no current passed through the P, current is 2A. When a current 3 ampere flowing through the P, a magnetic flux of इतना passing through Q. Dot. इसके बाद क्या रहा है? No current is passed through Q. No current passed through P. And the current of 2 ampere passing through Q, the flux through P. अब कह रहा है इससे 2 एम्पीयर फ्लो करेगा तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? टेक केयर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स लिंक करता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जिससे करंट होता है 3 है, और ये फ्लक्स क्या है 10⁻³ है। इससे एन इक्वल क्या है 1/3 into 10⁻³ क्या है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पर डिपेंड नहीं करता है, करंट किससे फ्लो करता है। तो जब तुम इसमें करंट फ्लो होगा इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1/3 into 10⁻³ और इसमें कितना करंट होगा 2 एम्पीयर का, तो तुम मल्टीप्लाई कर लो 2/3 क्योंकि m डिपेंड नहीं करता है, m इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू नॉट डिपेंडेंट ऑन i। तो 2/3 इज आंसर, तो हो जाएगा 6.67 10⁻⁴। द आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बात है। 28 में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैं इसे हटाता हूं। The total number of turn and cross-section area in the solenoid is fixed. However, its length L is varied by adjusting the separation between the winding. The inductance of solenoid will be proportional to. The total number of turn and cross-section area in solenoid is fixed. N fixed, total number of turn fixed, cross-section area fixed. टोटल n फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न और e फिक्स है। अब क्या करें, हाउएवर इट्स लेंथ l इज लेंथ l। अच्छा, ये जो लेंथ l है ना ये चेंज कर रहा है वेरिंग टेंडेंसी टू सेपरेशन बिटवीन द वाइंडिंग। लेंथ l इज वेरिड, लेंथ l इज इसका लेंथ वेरी करा रहा है, adjusting the separation between the winding, the inductance of solenoid will proportional to सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है A इंटू सेल्फ इंडक्टेंस को LS LS सेल्फ इंडक्टेंस ये होगा A/L सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में अगर मल्टीप्लाई कर दो X का वॉल्यूम हो जाएगा, इट इज μ0 इंटू स्मॉल एन स्क्वायर। याद करो इसको लिख सकते हो μ0 इंटू n वैल्यू क्या लिखोगे कैपिटल N एंड डिवाइड बाई L। सही है, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा दिस इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर, ये आएगा ए इधर ये बनेगा और यहां से L यहां पर बनेगा। तो n कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर इज 1/L, आंसर इज डी पार्ट। गॉट इट? सही समझ आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 का हम लोग 29 पे कह रहा है, देखिए अच्छा 29 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं। 32 क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉपर वायर इज ऑन अ वुडन फ्रेम। एक वुडन फ्रेम पे कॉपर वायर है whose shape is that equilateral triangle, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कॉपर वायर। If the linear dimension of each side of frame is increased by factor 3,
keeping the number of turn of the coil per unit length is the frame is same, then the self inductance of the coil is. The copper wire is mounted on the wooden frame which shape is that of equivalent triangle. पता है किस तरीके से होगा, एक इस तरीके से इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा, ऐसा इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा, समझ रहे हो ना, और उस पर ऐसे लपेट दिया, थिकनेस इतना होगा, ऐसे होगा, जैसे एक मोबाइल ऐसे है, एक मोबाइल ऐसे ले लो, एक मोबाइल ऐसे ले लो, और तार को ऐसे लपेट दिया, सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस जो कह रहा है, मुझे बताओ, अगर इसको मान लो ऐसे तुमने लपेट दिया, ऐसे टोटल एन टर्न कर दिया, एक में करंट आई फ्लो करो, इससे जो फ्लक्स लिंक होगा ना, फ्लक्स लिंक होगा, इस लूप से जो फ्लक्स लिंक होगा वो जो भी आएगा इस करंट की वजह से, जो भी हर पॉइंट में फिर कुछ तो आएगा, उसकी वजह से अगर तुम इसका एरिया मल्टीप्लाई करोगे एरिया में, तो पता है क्या होगा, इससे जो फ्लक्स लीक होना चाहिए वो इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, एरिया पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स लिंक एरिया पे नहीं ऐसे कैसे नहीं, जब बड़ा सर्कल होगा या छोटा सर्कल होगा अंदर से तो उतनी हाइट जाएगी ना, कैसे कर सकते हो। अब इसमें एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है, पता है क्या, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसमें जरूर कर रहे हैं, ये जो लुक एट हियर, ये ट्रायंगुलर फ्रेम है, इसमें जो वायर को बांधा गया, वायर कैसे बांधा गया, ऐसे करंट ऐसे फिर ऐसे। अच्छा, इसको अगर तुम ऊपर देखो ना तो ऐसे बता, ये ट्रायंगल है ना, एक प्लेट है ट्रायंगल का, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, वायर को ऐसे बांधा गया, मतलब इस प्लेट थिकनेस होगा, इस प्लेट पे ऐसे बांधा गया, ऐसे बांधा गया, ठीक है। और इधर से देखो तो ट्रायंगल नजर आएगा, ऐसे ट्रायंगल नजर आएगा, और इस पे ऐसे बांधा गया, गॉट इट। अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो। तो पहली बात कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए तो हमें कोई सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना नहीं है, तो इसको हम सोलेनॉइड जैसा मान लो, सोलेनॉइड जैसा मान लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है, एक जगह इसको तो सोलेनॉइड से ट्रीट कर लेंगे, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू एल अपॉन एयर, म्यू नॉट एन स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो यहाँ जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ए इंटू एल बन जाएगा। अब हमें इस वैल्यू को हिम्मत के साथ निकालना है, हिम्मत के साथ। हिम्मत में ये है कि जो स्मॉल है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, उन्होंने क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, उन्होंने स्मॉल है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अब कॉपर वायर इज मोunted on the wooden frame whose shape is that of equivalent triangle if the linear dimension of each side of the frame is increased by the factor 3, keeping the number of turn of the coil per unit length of frame is same। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स, ठीक है। 3 से हर डायरेक्शन दिस है। अच्छा, एरिया ये वाला एरिया होगा, इसको तो लिख सकते क्या, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, लिख सकता हूं, सही है, गुड। अब हमें बात करना पड़ेगा इस यहाँ पे जो फ्रेम पे, अच्छा इस फ्रेम पे देखना, तो इस फ्रेम को अगर ऊपर से देखोगे ना तो ये कैसा लेंथ नजर आएगा, ये वाला, उसी पे तो ऐसे लपेट लगी गई, ऐसे लपेट लगी गई है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक वायर का थिकनेस अगर डी मान लो, एक वायर का थिकनेस स्मॉल डी मान लो, तो हर जो वायर है एक दूसरे पे चिपका रखा गया ना, दूसरे पे चिपका रखा गया। मैं पूछूं कि ये जो लेंथ है, यही लेंथ एल था स्मॉल, ये एल किस तरह होगा, एल होना चाहिए डी इंटू कैपिटल, जहां टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल है, तो मैं इस एल की जगह लिख सकता हूं डी इंटू कैपिटल एल। कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन होगा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल एन कितना होगा इसके टर्म में, एन इंटू नंबर ऑफ
ऑफ टर्न, इस पे नंबर ऑफ टर्न निकालना पड़ेगा ना, एल डी इंटू एन। इसको ऐसे निकाल सकते सुनो। अच्छा, इसमें डायमेंशन इसका चेंज किया गया, लेकिन इसमें वायर का लपेट लगाई गई है, वो वायर का टोटल लेंथ कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, वायर जो लपेटा गया है उसका टोटल लेंथ कांस्टेंट है, श्योर हो? तो इस वायर का जो टोटल लेंथ आएगा, लेट्स दिस लेंथ इज एक्स, वायर का टोटल लेंथ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो इनिशियल होगी 3a, क्यों 3a इनटू नंबर ऑफ टर्न दैट इज कैपिटल, वायर का जो टोटल लेंथ है x वो होगा 3a इंटू एल, सही है ना। तो यहां से n की वैल्यू क्या रख सकता हूं, दिस इज x अपॉन 3a, ठीक है, और x इस वायर का लेंथ है, इस वायर का लेंथ है जो कि चेंज नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि इसके डायमेंशन बढ़ा दिया। अब देखो v नॉट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट बोल ही रखे हैं, ये a से a कट जाएगा, d वायर का थिकनेस चेंज हो नहीं सकता, वायर का लेंथ चेंज हो नहीं सकता, a के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इस लूप का बनेगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू a। तो डायमेंशन 3 टाइम्स कर दिया, अगर इसका डायमेंशन 3 टाइम्स कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा, गॉट इट। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 37 में कह रहा है अप्रैल 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इस तरीके से एक फ्रेम है, रेजिस्टेंस यहां पे दिया गया ऐसा, दिस एंगल इज थीटा, रेजिस्टेंस इज r, और एक वायर फ्रेम ऐसा है, इसका लेंथ ये वाला l के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी d पर पेंडिकुलर है। 2018 अप्रैल 15 का क्वेश्चन, अ कॉपर रॉड ऑफ मास n, इसका मास n है, slide at the gravity of the two smooth parallel ray with the separation L, set at angle theta with the horizontal, the bottom rail are joined by the distance r, there is uniformity field B normal to the plane। इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन के नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड B है, ऊपर पर मानो, लेट्स दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, या ऊपर एनर्जी कुछ भी। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी तो तब ज्ञान करेगा ना जब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, इसका मतलब mg sin थीटा तुम क्या दिखाओगे, mg sin थीटा को, और मैग्नेटिक फोर्स वापस दिखाओगे ना, दैट इज I L into B, गॉट इट। अब इक्विलिब्रियम में दोनों बैलेंस होंगे, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू I L into B, गॉट इट। और I की वैल्यू क्या होगी, इसका इनवर्स निकाल लेंगे, दैट इज BBL, दैट इज B into L स्क्वायर बन जाएगा, और इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ना, BBL अपन R। यहां से टर्मिनल वेलोसिटी भी कितना है, mg sin थीटा into r डिवाइड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर, तो mg sin थीटा, तो दिस आंसर इज C पार्ट, C नहीं B पार्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 जो क्वेश्चन है 41, इसमें 41 क्वेश्चन 2012 का है, ऑनलाइन मई 19 का। इसमें कह रहा है कि इंडक्टेंस ऐसा है, इंडक्टेंस L है, और इसके ऊपर एक इस तरीके से बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस फील्ड प्रेजेंट कर रहा है इधर एक्स एक्सिस। A coil of self impedance L is connected at one end of the two ray as shown in the figure. A connector of length L, mass M, can slide freely over the two parallel ray. The entire setup is placed in magnetic field B, going into the phase at t over 0. Initial velocity V naught is imported to the it. इसकी velocity में V naught पे ले लिया। At the result of the it start moving along the x axis. The displacement of the connector is represented by, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ पता करना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी मान लिया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो ईएमएफ होगा हायर प्रायोरिटी बी क्रॉस बी डायरेक्शन होगा, तो बी की तरफ सिंगल करो, बी अंदर, बी क्रॉस बी हायर प्रायोरिटी करो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में किस दिखाओगे,
दिस इज BBL, BBL, और ये जो अच्छा इसका यूनिट क्या होगा LDI/dt, ये तो क्या ना, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर मैं इसकी LBD बनाऊं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स पीछे को लगना चाहिए, फोर्स इसमें पीछे को लगेगा क्योंकि इसके बढ़ने की वजह से इसमें क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स को कम करने के लिए फोर्स पीछे पर लगेगा। तो अच्छा मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं LDI/dt इज इक्वल टू BB, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अच्छा और इस पे जब फोर्स इक्वेशन लिखोगे, फोर्स इक्वेशन ये बनेगा कितना, I L इंटू बी, ये फोर्स इक्वेशन बनेगा। फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको dV/dt लिख सकते हो, dV/dt, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से dI/dt थी ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ये क्या बनेगा, d² dV/dt² बनेगा, ये बनेगा dI/dt, यहां से LV यहां दे सकता हूं। अब ये जो dI/dt का क्या प्लेस करते हैं, ये बन जाएगा L इसके सामने आएगा तो बनेगा ML/dL, ML/dL में देखो तो L यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा d² dV/dt² इज इक्वल टू dBL। आप इसको लिख सकते हो d² dV/dt² इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो, ये बनेगा b² L² ml इंटू d बनेगा, सही है। ऐसे एक और चीज तो मैं बताता हूं, इस फंक्शन में ना ये रॉड इधर जाएगा, ये पता है ये क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, देखो गड़बड़ कहां हो रहा है, ये फोर्स पीछे लग रहा है ना, फोर्स पीछे लग रहा है तो वेलोसिटी आती है, एक माइनस साइन यहां लगाओगे ना, एक माइनस साइन यहां लगाओगे तो माइनस साइन यहां पर जैसे तो माइनस साइन, तो देखो ना एसएचएम का इक्वेशन है नहीं है, वेलोसिटी एसएचएम में है, ठीक है। तो एसएचएम में होता है d² x/dt² इक्वल्स टू माइनस ओमेगा² x, इसको एक कंपेयर करो तो टेबल लेना होता है माइनस ओमेगा² v जैसा, तो ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर एसएचएम की इक्वेशन है तो इसकी वेलोसिटी पहले अगर v0 है तो इसका थ्रोड मतलब पता क्या होगा, पहले वेलोसिटी v0 है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है v0। अच्छा एक बात बताओ, क्या अभी v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, बट टाइम तक घटेगी ना, श्योर घटेगी, बढ़ेगी थोड़ी, जब ज्यादा फोर्स लगा तो वेलोसिटी घटेगी, कंफर्म है कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, सही है ना। तो वेलोसिटी घटेगी तो v0 से घट के 0 बनेगी नहीं, और फिर 0 से बढ़ के क्या होगा, अगेन v0, फिर v0 से घट के 0, फिर तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो इसका ये बताओ अगर इस वेलोसिटी एसएचएम का फंक्शन है, ओके, तो इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी एसएचएम कर रहा है, तो जो v का इक्वेशन बनेगा v का, वो बनेगा v0 cos नेगेटिव, ये बनेगा। अभी पता है क्यों हमने cos नेगेटिव में लिखा, इस वजह से भाई t बराबर 0 पे वेलोसिटी v0 आनी चाहिए ना, समझ लो, इसीलिए sin नेगेटिव प्लस फाइ नॉट है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया एक्सट्रीम पे ना, ये रॉड एक्सट्रीम पे पड़ा हुआ, तभी तो रॉड मतलब एक्सट्रीम नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी का नहीं बोल सकते, मतलब ये रॉड जो है वो इस वेलोसिटी के फंक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगर तुम sin नेगेटिव लिखोगे तो t बराबर 0 पे भी 0 नहीं आ जाएगा, इसी फंक्शन गलत हो गया, तो फंक्शन आएगा v बराबर v0 cos नेगेटिव, गॉट इट। अब मैं इसके लिए लिख सकता हूं dx/dt, इट इज v0 cos ओमेगा t dt, नाउ इंटीग्रेशन t की वैल्यू 0 पे x 0 है और t टाइम x क्या होगा, x इंटीग्रेट कर दो तो रहेगा v0 sin ओमेगा t, और ओमेगा का टर्म नीचे आ जाएगा, गॉट इट। लिमिट प्लेस करोगे तो फिर यही बनेगा। अब x जो है वो sin ओमेगा t का फंक्शन है, तो अगर समझ सकते हो x sin ओमेगा t का फंक्शन है तो ग्राफ कैसे जाएगा, साइनस वाला ग्राफ बन जाएगा, तीसरी इसका ऑप्शन रहेगा डी पार्ट। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 41 पे, कौन सा
41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है स्टेटमेंट्स, ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ कैपिटल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन एंड रेडियस आर इज लेस देन इतना। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज स्टेटमेंट कैरिंग करंट आई इज मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड बट लेस देन एज द मूव टुवर्ड एंड। अरे नहीं, लेस इसलिए होगा, बताता हूं ना। सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में अगर ऐसे तुम लपेट लगाते हो तो यहां का तो बीच का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, इधर का मैग्नेटिक फील्ड यहां का तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है ना। तो जब तुम ये फॉर्मूला पढ़ते हो B बराबर L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला पढ़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आते हो तो म्यू नॉट एन आई मानते हो, तो सेंटर बराबर होता है, तभी प्रूफ हो गया था ना। इसका मतलब कि ये वाला जो सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है कायदे से इससे कम होना चाहिए, क्योंकि इधर का जो फ्लक्स आएगा वो कम आएगा ना, समझ रहे हो। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है लेस देन वो सही कह रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिडिल पे म्यू नॉट एन आई बाई एल होता है, ठीक है, और किनारे जो होता है इससे कम होता है, वो एकदम सही कह रहा है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसी वजह से तो सेल्फ इंडक्टेंस कर गया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पे आते हैं। 43 में क्या है boat is moved with due east at a region where the earth magnetic field B is इतना due north, जैसे बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और नॉर्थ की तरफ फील्ड कितना है 5 × 10⁻⁵ का मैग्नेटिक फील्ड आता है ड्यू नॉर्थ। एंड हॉरिजॉन्टल द बोट कैरिंग अ वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग, वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग, ऐसा एरियल 2 मीटर लॉन्ग एरियल। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, 43 2 मीटर लॉन्ग एंड स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर इज बीबीए लगा दो ना भाई। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, लुक एट मी, फील्ड ऐसे है और ये वायर ऐसे ऐसे है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे तो कट करेगा ना, फील्ड लाइन कट कर रहा है ना, तो क्या होता है बीबीएल तो होता है ईएमएफ, उसमें भी बीबीएल ना, तो भी कितना है 1.5, बी कितना है ये 5 × 10⁻⁵ बी इंटू एल, लेंथ कितना दिया गया था 2 मीटर, तो आंसर देगा 5 × 10 1.5 × 10⁻⁴, तो ये 1.5 × 10⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁴ आएगा। तो ये तो इसमें ऑप्शन में 1.5 मिली वोल्ट लिखा है, 0.15 मिलीवोल्ट ऑप्शन में क्या दिया सी वाला जो है उसमें 0.15 मिलीवोल्ट दिया हुआ, तो इन्होंने गलत ही लिखा हुआ इसमें, तो आंसर इज 0.15 मिलीवोल्ट आंसर। गॉट इट। ओके, इस वर्टिकल एरिया मतलब क्या बोल रहा था समझ गया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करने के बाद 46 पर आता है। 46 में कह रहा है 46 में कह रहा है इस तरीके से the two coaxial solenoid are made by the winding thin insulating wire over a pipe across its radius इतना, लेंथ इतना, one of solenoid is इतना टर्न, the mutual inductance is, अच्छा उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है √L1 × L2, ठीक है। इसको कहीं नोट करो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 solenoid, जब एक solenoid दूसरे का होता है बेसिकली ये होता है M बराबर K √L1 L2 होता है। K बोला था K इज द कपलिंग फैक्टर, कॉपी कर लो, M बराबर K √L1 L2 और K इज द कपलिंग फैक्टर, ठीक है। और जब सोलेनॉइड उसके अंदर होता है तो K की वैल्यू 1 मान लेते हैं और M की वैल्यू से √L1 L2। और दूसरी चीज, अगर मान लो नहीं दिया गया K की वैल्यू तो भी तुम्हें क्या मानना √L1 L2 डिफॉल्ट केस। ओके, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे M बराबर √L1 L2, तो L1 निकाल लेना, L2 निकाल लोगे ना,
उठा के वैल्यू प्लेस कर देना, एम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 जो क्वेश्चन है, अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिशा पब्लिकेशन का 71 जेईई मेंस प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है, हाँ 19 में कह रहा है कि फिगर सोर्स इस तरीके से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 19 ये और जेईई 2014 का अप्रैल 19 ऑनलाइन अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। रेडियस इज आर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। Figures show the circular area of radius are uniform magnetic field B is going into the plane of paper. If the case following graph draw systematic correct variation of induced electric field ER. अरे ये जो ग्राफ है ये मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ। यस सर, लेकिन उसमें दो ग्राफ है ना, ए और डी सर, उसमें से ए और डी में से कौन सा चूज करना होगा, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सेम क्वेश्चन दिया गया, ये गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। ये ग्राफ यही होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है और उस पर ऐसा होता है। सर दो ऑप्शन है, नहीं तो गलत बना हुआ ऑप्शन। ई बस का अंदर वाला रेडियल इंक्रीज करता है और बाहर एक्सिलर हाइपरबोला इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये ए डी में से कोई एक ऑप्शन का उन्होंने गलत मार्क किया हुआ। गॉट इट?